नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का आज के अंक में। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो सीबीएसई के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, तो बहुत जगह खुशी का माहौल है, तो कहीं थोड़ी सी मायूसी भी होगी। और साथ ही जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है तो ये सिलसिला तो कहते हैं कि ताउम्र चलता ही रहता है। इंसान हर समय किसी ना किसी परीक्षा में ही रहता है, क्योंकि अब अगर बात की जाए तो एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तो वो भी अब तैयारी में लगे हुए हैं बच्चे की, उनको अपीयर होना है उसमें। तो एग्ज़ाम्स की जहाँ तक बात है, हम आज कोशिश करेंगे गुड इवनिंग इंडिया में, हमारे पास मोटिवेटर्स रहेंगे, प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स होंगे जिनसे बात करवाएंगे आपकी, और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए क्या कोशिश की जाए। और जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम आए ना, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे मोटिवेटर्स, हमारे गेस्ट आपको उसके लिए ज़रूर गाइड करेंगे। जहाँ तक नंबर की बात है तो नंबर्स आप नोट कर सकते हैं, आपके सामने है 23097532 ये नंबर है। अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल करेंगे तो 011 कोड लगाना ना भूलें। नंबर फिर से आपको बता दें, 23097562। तो बात होगी इस पर। लेकिन हारने की जहाँ तक बात है, कहते हैं कि व्यक्ति जो है ना वो अपने मन से हारता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अगर खुद ये स्वीकार कर ले अपनी हार, तो स्वतः पहले ही हार जाता है। अपने मन से अगर आप ये ठान लें कि हमें अपना लक्ष्य जो है हासिल करना है, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। आइए थोड़ा और जानते हैं उनके दर्शन के बारे में। तो सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। Vivekananda realized that cultural exchange between the East and the West was vitally necessary. India will gift her spiritual wealth to the West, and in exchange, the West will share the knowledge of science and technology with India. His speeches at the World Parliament of Religions in Chicago made him famous as an orator by divine right and a messenger of Indian wisdom to the Western world. My ideal indeed can be put into a few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every moment of life. Swami Vivekananda spent nearly 3 years in USA and England, spreading the spiritual wisdom of ancient India. My whole ambition in life is to set in motion a machinery which will bring noble ideas to the door of everybody. On 1st May 1897, the Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekananda. Atmano mokshatham jagadhitaya cha. कितनी सुंदर बात स्वामी विवेकानंद ने कही है कि जीवन में हर व्यक्ति एक सपना देखे, उसी सपने के साथ सोए, जिए और उसको अपना लक्ष्य मान के हासिल करने का प्रयास करे। और जहाँ तक बात है जीवन में लक्ष्य हासिल करने की, तो बच्चों में ये बहुत रहता है कि भविष्य हमारा कैसा होगा, क्या उसके लिए हम करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया, गुड इवनिंग इंडिया में आज हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, मोटिवेटर हैं वो। उनसे हम जानेंगे कि कैसे बच्चे जो हैं आगे अपनी दिशा जो है निर्देशित कर सकते हैं। और उसके लिए हमने आपको नंबर अपने बताया कि जहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 011, ये है STD कोड, और उसके बाद नंबर है 23097532। संवाद के बारे में कहा जाता है कि जब तक बात संप्रेषित ना हो, पहुँचे नहीं, तो उसका असर होता नहीं। अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो हमारे यहाँ लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है। सरकार आती है जिसकी कोशिश यही होती है कि देश के आम जनमानस की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो।
बात की जाए हमारी वर्तमान सरकार की तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यही प्रयास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, जैसा कि उन्होंने कहा था। कोशिश यही है कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में आप हों, किसी वर्ग के आप हों, सबका विकास हो, सब साथ मिलकर चलें, यही उनकी कोशिश है, यही उनका प्रयास है। 1 साल सरकार का पूरा हो गया है। उपलब्धियों की दृष्टि से बात करें तो बहुत कुछ है जिसके बारे में बात की जा सकती है। तो साल 1 शुरुआत अनेक, जी हाँ, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रमेश विदुड़ी जी। हम सब जानते हैं कि आप लोकसभा सांसद हैं। विदुड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड इवनिंग इंडिया में। बहुत स्वागत, थैंक यू। तो जैसा कि बात की जा रही है, सरकार की उपलब्धियों की 1 वर्ष पूरा हो गया है और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि हम कहें साल 1 शुरुआत अनेक, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लोगों के विकास के लिए, उनके भले के लिए लाई गई हैं। शुरुआत विदुड़ी जी अगर हम करें यहाँ पर देखा जाए तो स्वच्छ भारत की, जो मोदी जी का बहुत प्यारा सा उनका सपना भी है कि पूरा भारत स्वच्छ हो जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में? स्वच्छ भारत की जहाँ तक बात की है तो महात्मा गांधी जी का भी यही सपना था। महात्मा गांधी ने भी देश की आज़ादी के बाद यही सपना देखा था और भारत को गुलाम बनाने के लिए कुछ विदेशी ताकतें जो आई थी वो भारत को डिवाइड करने के बाद आई थी। अंग्रेज भी आए थे तो बीच में उन्होंने फूट डाल और शासन किया था। हमारा देश विभिन्न जाति प्रजातियों में बंट गया था जी। उसके कारण से स्वच्छ भारत के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए हर देशवासी ने इसको स्वीकार किया। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वच्छता के मामले को लेकर चाहे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति रहो, चाहे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी रहो, कोई बहुत बड़ा कलाकार रहा हो, हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़ कर आगे इस बात को, इस काम को अपने हाथों में लिया है। और हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। आने वाले समय में हर चीज़ों में समय लगता है, लेकिन स्वच्छ भारत का सपना निश्चित रूप से मोदी जी का पूरा होगा और मोदी जी के आग्रह के ऊपर ही होगा। इससे पूर्व में भी बहुत सरकारें रही हैं, शायद सरकारों ने प्रयास नहीं किया। मोदी जी के नाम, महात्मा गांधी जी के नाम से वो राजनीतिक रोटियां तो सेकने में सफल रहे होंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी की इच्छा क्या थी देश को क्या बनाने की, वो शायद उन्होंने सोचा नहीं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा और प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले को आह्वान किया तो स्वच्छ भारत अभियान के रूप में किया था जी। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छी बात कही विदुड़ी जी की इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं, कलाकार हों, खेल के क्षेत्र से हों, राजनीतिज्ञ हों, सभी लोग इसमें आ रहे हैं, उद्योगपति हों, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये बात मन में आती है कि जब हम बात करते हैं आम जनमानस की तो उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनकी आदतें और विशेषकर जो बच्चे हैं उनकी आदतों की जब हम बात करते हैं तो उसको बदलने के लिए क्या प्रयास है अब सरकार का? सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति स्वयं में अगर उसको मोटिवेशन दिया जाएगा, मोटिवेटेड किया जाएगा तो हर व्यक्ति प्रयास करेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अकेले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये काम पूरा नहीं होगा, हर व्यक्ति को इसको ओन करना पड़ेगा। और शायद प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर हर व्यक्ति ने ओन करने का प्रयास किया। जैसे मैंने कहा, आपने भी कहा है कि सभी वर्ग के लोग आगे आए और आगे आने के बाद सबने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है। तो सरकार इस मिशन को आगे ले जाने के लिए जागरूकता लोगों में ला रही है और लोगों को बता रही है और उसके लाभ बता रही है। और इस स्वच्छता अभियान को लेकर जो कहा गया है कि हर गरीब के घर में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए निश्चित रूप से, उसमें जो सरकार ने फैसिलिटीज देने की बात की है कि गरीब जो बीपीएल परिवार है, एपीएल परिवार है, बीपीएल से थोड़ा अपर कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्वच्छ कहा है कि 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से फंडिंग की गई है। उसके सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि सब केंद्र की तरफ से वो उनको हेल्प करे, क्योंकि देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और गरीबी अभी की नहीं है और गरीबी होना कोई देश के लिए अभिशाप भी नहीं है, उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की उस कड़ी में जो मोदी जी ने शौचालय बनाने की बात कही है कि हम बाहर पॉल्यूशन को गंदा ना करें और सोच के लिए अगर हम अपने घर में टॉयलेट बनाएं तो हमारे यहाँ नारी शक्ति को आराधना के रूप में, आराध्य देव के रूप में, सीता माता के रूप में, राधा के रूप में देखा गया है। और माता बहनों को स्वच्छता के मामले में सोच के लिए खुले जंगल में जाना पड़े, उनको बैठना पड़े। और भारत की संस्कृति को अपने आप में एक अलग प्रकार की संस्कृति रही है जिसमें हमने निश्चित रूप से महिला को पूज्य का दिया गया है, हमने उनको बिल्कुल मान दिया गया सही बात है जी। और उसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जो योजना मोदी जी लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को महत्व और बराबरी का अधिकार देने के लिए कि एक ऐसी प्रथा ना बनी रहे कि बंधुआ मजदूर के रूप में देश में महिला काम करती रहे। तो ऐसी अनेकों प्रकार की योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। और ये हम सब देख रहे हैं कि मोदी जी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी मंच पर होते हैं तो अपने संबोधन में ये बात जरूर कहते हैं कि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो ये बात हमेशा होती है। लेकिन योजनाएं बहुत सारी हैं विदुड़ी जी, इन पे बात हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ एक जो वाकई जिसे कहना चाहिए कि आम जनमानस के बहुत ज़्यादा लाभ के लिए हैं उनको हम थोड़ा सा अगर सामने लाएं तो उसमें एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जान पाए हैं। और राशि की दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम इसको देखें तो सालाना बहुत कम राशि आपको देनी है। ये जो हम बात करें तो इसमें 2 लाख तक का बीमा इसमें आपको आता है। थोड़ा सा इसके विषय में बताएं।
सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने, मैं जीवन ज्योति योजना पे आऊंगा आपके पास, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। गरीब आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता कि बैंक की दहलीज पर चढ़ जाए या बैंक के लोग उसको स्वीकार कर लें। वो गरीब आदमी भटकता था, मेरा बैंक में खाता खुलवा दिया जाए। उसको आज अगर महानगरों में वृद्धावस्था पेंशन लेनी है गरीब आदमी को, या विधवा पेंशन लेनी है, तो वो भी उस बेचारे तक पूरी नहीं पहुंच पाती थी भ्रष्टाचार के कारण से। जन धन योजना के अंदर वो प्रोविजन डाला गया है कि गरीब परिवार का व्यक्ति अगर खाता बैंक में खुल जाए और बैंकों को उनके दर पर पहुंचाया गया, और 15 करोड़ लोगों ने जन धन योजना को अपना खाता खोला है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात, हमारे लिए खुशी की बात ये। और इसमें विदुर जी माफ कीजिएगा, एक चीज हम और जोड़ दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज किया गया है कि ये अपने आप में अनोखी पहल है जो कभी नहीं विश्व भर में। इसमें कुछ विरोधी पार्टी, विरोधी दल के नेता उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 15 करोड़ खाते तो इसलिए खुल गए, उनके बैंक में खाता आ जाएगा जो मोदी जी ने कहा था विदेशों से, उस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि जन धन योजना के अंदर उस गरीब माँ का खाता, उस गरीब बहन का खाता खुलेगा कि जो गरीब अपने पैसे को, थोड़े बहुत पैसे को बचाती थी घर में, मजदूरी करके पति लेकर आता था, भाई लेकर आता था, उसको बचाती थी। वो बेचारी उस पैसे को तकिए के नीचे छुपाती थी, दाल के डिब्बे में छुपाती थी, क्योंकि गलत संगत में पड़ने के परिवार के व्यक्ति उस पैसे को छीन कर ले जाएगा। महिला की पिटाई कर दी, छीन कर ले गया उसको, उसने पैसे को बर्बाद कर दिया। उसके घर में उसकी बेटी आनी है, ध्योती आनी, उसकी जेब में पैसा नहीं है। अब इस जन धन योजना के तहत अपने पैसे को बैंक में सेव कर सकती है। उसको, माता को, बहन को, गरीब को किचन के डिब्बे में पैसे छुपाने की जरूरत नहीं है। पैसे अगर वो बैंक में डालेगी तो उसको डबल लाभ होगा। 6 माह तक जो अकाउंट कंटिन्यूअस अगर चलेगा बैंक में पैसा, वो अपने पैसे को डाले, उसको कोई जरूरत नहीं उसका बैंक में पैसा रही। 6 महीने तक डालने के बाद उस गरीब परिवार को 5,000 रुपए तक के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट कर्ज के रूप में देगा कि उसको घर में रेहड़ी लगानी है, पटरी लगानी है, उसको कहीं सब्जी बेचने के लिए काम करना है, घर में अपनी वाइट वर्सेस करानी है गरीब आदमी को, घर में बेटी आ जाए, छोटी मोटी बीमारी हो जाए, तो उसको किसी भी ऐसे साहूकार के पास 10 रुपये 20 रुपये सैकड़े से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाए और 5,000 रुपये का कर्ज उसको बैंक देगा जन धन योजना के तहत। और इस जन धन योजना के साथ 1 लाख रुपए का बीमा है कि अगर परिवार के ऊपर कोई संकट आ जाए, किसी कारण से परिवार का सदस्य किसी कारण से चला जाए, बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, तो उस परिवार को 1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। जी, आप जो बता रहे हैं बहुत सुंदर बात है। और इसमें इस योजना की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की, इसके बहुत सुंदर पहलू हैं, थोड़ा सा हम दर्शकों को दिखाते हैं। में खाता, जन धन योजना से सबने जोड़ा नाता। देश के हर एक नागरिक तक बैंक अकाउंट की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जन धन योजना का ऐलान किया था। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से हुई। इस योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन 1.5 करोड़ लोगों ने जन धन के तहत खाते खुलवाए। जन धन योजना के तहत अब तक 15 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। साथ ही 15,000 करोड़ से भी ज्यादा जमा राशि प्राप्त हुई है। जन धन योजना की सफलता को देख विश्व बैंक के मुखिया ने भी इसकी तारीफ करते हुए कहा है कि वित्तीय समावेशन और देश के हर तबके को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का ये एक अभिनव कदम है। वही जन धन योजना के तहत रिकॉर्ड अकाउंट खोले गए, जिनकी वजह से इस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली। लगभग 30% लोगों ने पैसा भी डाल दिया। अब 70% जिन्होंने नॉन ऑपरेशनल रखा, जिसमें पैसा नहीं डाला, उसके खाते में पैसा कैसे आएगा? सबसे बड़ी चुनौती है। सारी सरकारी सब्सिडीज धीरे धीरे उस पैसे में जाएंगी। उसके अलावा इन खातों को हम लोग जोड़ेंगे। हमने कहा कि जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल फोन का नंबर, इसको हम जोड़ेंगे और हर एक की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होगी। और हर एक को जो सरकारी गरीब आदमी को सपोर्ट मिलता है, चाहे बच्चे को स्कॉलरशिप, चाहे विधवा को पेंशन या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन, वो उस खाते में जाएगी। जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के साथ रुपए डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। जन जन तक बीमा सुविधा पहुंचाने के मकसद से इसके तहत 1 लाख रुपए तक का बीमा भी दिया गया। 26 जनवरी से पहले खाता खुलवाने वालों को 30,000 रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस भी दिया गया है। जन धन के तहत बैंक अकाउंट खोलने की खास बात यह है कि इस खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही जरूरत पड़ने पर हर महीने 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी गई है। जन धन योजना इसलिए भी सफल रही क्योंकि इसके तहत खाता खुलवाना काफी आसान है। अकाउंट खोलने के लिए जनता को बैंक के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि बैंक जनता के पास आया है।
बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने घर घर जाकर जनधन के तहत खाते खोले हैं। जनधन योजना से सबको बैंकिंग सुविधा जोड़ने के बाद सरकार का लक्ष्य है सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। सरकार ने हालांकि एलपीजी सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की कवायद शुरू कर दी है। जनधन योजना ने देश के हर तबके के लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़कर उनकी जिंदगी में एक अहम बदलाव लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। अरुण शर्मा। तो ये विदुड़ी जी, जनधन योजना के विषय में तो हमने जाना, लेकिन हम जैसा कि आपसे बात कर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें मात्र 330 रुपये आपको सालाना देने हैं और जो लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है, ये बहुत अच्छी पहल है। इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। फिर मैं जीवन ज्योति से पहले एक और योजना पर आऊंगा, सुरक्षा बीमा योजना। जी जी। सुरक्षा बीमा योजना में केवल एक गरीब व्यक्ति को 1 रुपये महीने का जमा कराना है जी। 1 साल में केवल 12 रुपये जमा कराने हैं। उससे पहले कितने प्रधानमंत्री रहे, कितनी सरकारें रही, गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा? मोदी जी की सरकार ने, अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर जो ये योजना बनाई, इसमें 50,000 रुपये का आपका बीमा हो जाएगा, दुर्घटना बीमा। 50 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति है तो घर में बच्चे निश्चित रूप से 22, 18, 14 साल के होंगे, और दुर्भाग्य से कोई घटना परिवार के अंदर घट जाए तो उस परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा तुरंत मिलेगा, उस परिवार की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर दुर्घटना के समय व्यक्ति की अगर मौत ना हुई हो, सपोज करो, और वो अपाहिज हो गया हो, डिसेबल्ड हो गया और 100% हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, 100% हो गया, उसके दोनों पैर कट गए, तो भी उसको 2 लाख रुपए का बीमा का इसमें लाभ मिलेगा उस परिवार को। और अगर उसको छोटी मोटी घटना में, एक्सीडेंट में लगी, छोटी मोटी चोट लगी, तो उसके रेशो के हिसाब से 1 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। ये योजना है सुरक्षा बीमा योजना। इसमें मात्र व्यक्ति को 1 रुपये महीने का अपनी अल्पकालीन राशि देनी पड़ेगी, अंशदान देना पड़ेगा जी। अब 1 रुपये क्या होता है जीवन में मनुष्य के में? आदमी रोजाना, गरीब मजदूर आदमी 10-12 रुपए का तो स्मोकिंग कर जाता है बीड़ी के रूप में जी, तो वो 1 रुपये का अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करे तो उसके परिवार की सुरक्षा हो गई। अब मैं आना चाहूंगा आपकी जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर। उसमें भी केवल मात्र उसको खाते को खोलने के लिए 1 रुपया रोज जमा कराना है जी। साल में 360 दिन होते हैं। सरकार ने कहा कि नहीं, 30 दिन मजदूर को छुट्टी मिल जाती है, होली की, दिवाली की, तो और वो 30 दिन घटा दो, तो वो राशि केवल 330 रुपए रह गई। 1 रुपये रोज की, मैंने फिर वही आऊंगा, आदमी स्मोकिंग करके उड़ा देता है 10-12 रुपये रोजाना। 1 रुपये रोज का बीमा होगा तो 70 वर्ष की आयु में किसी भी रूप में परिवार के मुखिया की अगर मौत हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए तक के बीमा की फैसिलिटी है 70 वर्ष की। पर इसमें एक और मैं बताना चाहूंगा कि एक परिवार, एक व्यक्ति एक ही योजना का लाभ ले सकता है। अच्छा। चाहे वो सुरक्षा बीमा का लाभ ले और चाहे जीवन ज्योति बीमा का लाभ ले। इसके बाद तीसरी योजना है, शायद उस पर आप आएंगे, अटल पेंशन योजना। जी, बिल्कुल। लेकिन अटल पेंशन योजना से पहले मैं वापिस जाना चाहूंगा जनधन योजना पे। कि आपका ही चैनल एक ऐसा है जो गांव दूर दराज घर घर तक पहुंचता है, दूरदर्शन जी। बाकी प्रोफेशनल चैनल, प्राइवेट चैनल चलते हैं, वो तो जिस हिसाब से चलते हैं वो अलग चलते हैं जी। इस जनधन योजना के तहत अगर कुछ परिवार ऐसे हैं बेचारों को कुछ बच ही नहीं रहा है, हम बैंक में कहां से पैसे डालें, वो इस खाते को अगर खोलेंगे तो जो गैस की सब्सिडी है, गैस महंगी होती थी पहले, बड़े लोग गैस की सब्सिडी का फायदा उठाते थे और बीच में दलाल टाइप के लोग उसको सब्सिडी को खाते थे। अब गरीब आदमी जो सिलेंडर प्राप्त करेगा तो उसका जो सब्सिडी का पैसा है, जनधन योजना उसका खुल गया, उसका अकाउंट खुल गया मोदी प्रधानमंत्री जनधन योजना में, तो उसका सब्सिडी का पैसा उसके खाते में जाएगा। उसको अगर पेंशन मिल रही है तो उसको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, उसका पेंशन का पैसा, बीच में क्या होता है, पॉलिटिकल लोगों के सहायक लोग काम करते हैं बहुत प्रैक्टिकली, कहते हैं तुम्हारी 4 महीने की पेंशन है, 400 रुपए खर्च होंगे तब दिलवाऊंगा। गरीब आदमी बेचारा है, 400 रुपए देगा तो वो, अब उसको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसका अधिकार सीधा उसके खाते में जाएगा। तो इसलिए जनधन योजना के लिए शून्य बैलेंस पे भी जनधन योजना में तुम्हारा अकाउंट रहेगा और वो इस बात की चिंता ना करे। अभी कुछ टीवीओं ने दिखाया, 2-3 चैनल ऐसे हैं वो हमारे लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं मोदी सरकार से। अभी उन्होंने दिखाया झुग्गियों में जा जाकर कि देखो इन बेचारों को तो आज 1 पैसा भी जमा नहीं हुआ है, ना हुआ ना, सब्सिडी का पैसा उसके खाते में जाएगा जो सरकार देगी। अगर वो जनधन योजना में खाता नहीं खोलेगा तो सब्सिडी का पैसा नहीं मिलेगा, तो उस परिवार को 1000 रुपए के तो सब्सिडी के रूप में मिल जाएंगे, 1000 रुपए इस प्रकार, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात विदुड़ी जी कि हम जब कहते हैं जन नेता की बात करते हैं तो दूरदर्शिता पहली शर्त होती है। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं योजनाओं के माध्यम से, वो गरीब व्यक्ति जो गांव में बैठा है उसको अभी योजनाओं की आदत नहीं है, उसकी समझ वहां तक नहीं जाती है, लेकिन यहाँ वो प्रेरित होगा, इस तरह के जब प्रयास उस तक पहुंचेंगे तो लाजमी है कि वो खुद जुड़ेगा इससे और उसको लाभ होगा इससे। एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात जिसके विषय में पूरे देश भर में एक माहौल बनाने का कहना चाहिए कि गलत प्रयास जो कि कहा जा रहा है, किया जा रहा है, वो है कृषकों के खिलाफ जिसे कहना चाहिए कोशिश, लैंड एक्विजिशन बिल, कि किसानों की ज़मीन ले ली जाएगी और बहुत जगह इस तरह की गलत जो धारणाएं हैं वो फैलाई जा रही हैं। सरकार की दृष्टि से अगर बात करें तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, और जहां तक इस बिल की बात है किस तरह से किसानों के हित में है, थोड़ा सा आप बताएं। अगर अभी
समय कम है आपने मुझे, मैं फिर चाहूंगा कभी मुझे फिर समय दें आप जी जरूर। सरकार की इन योजनाओं को आम जनता तक के लाभ के पहुंचाने के लिए, ना कि किसी सरकार के प्रचार के लिए। किन लाभ लें? अभी सुकन्या योजना रहेगी, 10 वर्ष की लड़की हो तो 21 साल की उम्र में उसको 6 लाख रुपए मिलेंगे। एक योजना की लड़कियां लोगों को बोझ नजर आती है गाँव में कि शादी में कहां से पैसा आएगा। इसी प्रकार से अटल पेंशन योजना है कि 60 वर्ष के बाद सरकारी कर्मचारियों को तो पेंशन मिलती है, लेकिन प्राइवेट मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसकी 60 साल के बाद की क्या गारंटी है? उसके लिए भी अटल पेंशन योजना है, वो कभी फिर बुलाएंगे, मैं डिटेल्स में उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और जहां तक किसान के लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात के लिए रखा है और किसानों तक के पास जाए कि निश्चित रूप से लैंड एक्विजिशन बिल क्या है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, आपने क्वेश्चन ऐसा रेज किया। इसके लिए ये जो किसान लैंड एक्विजिशन बिल है, ये टोटल प्रो किसान है, प्रो फार्मर है, क्योंकि देश के अंदर 70% किसान ऐसा है जिसके पास 2.5, 3, 4 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन है ही नहीं। बड़े किसान है ही नहीं वो लोग। हर गांव में ऐसे 10 या 20% लोग मिलेंगे जिनके पास 50 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़ जमीन होगी। अब जिसके पास 2.5-3 एकड़ जमीन है किसान के पास, वो चाहेगा मेरे बच्चे को रोजगार भी मिल जाए कहीं ना कहीं एक को, जिससे मुझे कैश इन हैंड मिल जाए तो मेरे शादी में मकान बनाने में काम आ जाए। तो ये जो जमीनें एक्वायर की जाएंगी, ये किसी जो एक प्रयास किया जा रहा है उद्योगपतियों के लिए, ऐसा नहीं है। ये जमीन एक्वायर की जाएगी सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए। वहां से कॉरिडोर निकलना है, हाईवे निकलना है, रेलवे की लाइन निकलनी है, सरकार के अस्पताल बननी है, सरकार का कॉलेज खोलना है। अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट कॉलेज खोलना है, प्राइवेट फैक्ट्री लगानी है, प्राइवेट इंडस्ट्री लगानी है, तो वो जमीनें इस कानून में वो जमीनें सरकार एक्वायर करके नहीं देगी। वो व्यक्ति खुद मार्केट रेट पर जाकर गांव में जमीन खरीदे। अच्छा। और ये भी छूट राज्य सरकारों को दी गई है कि राज्य सरकार कैसी ये भी केंद्र सरकार के पास अधिकार नहीं है। इसमें भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक राजनीतिक दल के नेता जाते हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इसलिए मेरा निवेदन है कि गरीब जनता के साथ में खिलवाड़ ना करें। ये गरीबों की सरकार है। और इस योजना के तहत जो ये लैंड एक्विजिशन बिल है, इस बिल के अंदर जो योजना के लिए जमीन सरकार एक्वायर करके देगी राज्य सरकार, किसी भी योजना को लागू करने के लिए 5 वर्ष तक उस योजना को अगर प्रारूप देकर उसको चालू नहीं किया जाता है, अच्छा। तो वो एक्विजिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा। वो जमीन फिर किसान की होगी। विदिन 5 ईयर वो प्रोजेक्ट वहां पर शुरू करना पड़ेगा जो राज्य सरकार देगी। पहले क्या होता था, बड़े बड़े उद्योगपति 100 एकड़ 1000 एकड़ जमीन एक्वायर करते थे, इंडस्ट्री 100 एकड़ में लगाते थे, 900 एकड़ किसान की सस्ते दर पर छीन ली, 20 साल बाद उसमें प्रॉपर्टी डील का काम करता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जितनी जमीन एक्वायर करके सरकार, राज्य सरकारें देंगी, किसी भी उद्योगपति को देंगी, जितनी जमीन उतनी जमीन के अंदर ही 5 वर्ष में उन्होंने उसी यूनिट चालू करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो वो भी उसका लैंड जो एक्वायर किया वो कैंसिल हो जाएगा और वो जमीन किसानों को वापस लौटा दी जाएगी। फिर पता नहीं लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं किसानों के विरोध में, किसानों के विरोध में। जहां तक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अगर नेशनल हाईवे निकलेगा और हाईवे के साथ साथ फैक्ट्रियां लगा दी जाएंगी, तो जो गांवों से निकलकर महानगरों की तरफ लोग, गरीब लोग भागते हैं, उनको गांवों से गरीबों को महानगरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। गांव के बराबर में उसको रोजगार मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक ऐसा भ्रम फैला दिया है कि जैसे सरकार हिंदुस्तान की सारी तमाम जमीन को एक्वायर कर रही है, जबकि ये तथ्यों से परे है। केवल 0.5% जमीन एक्वायर होंगी रेलवे लाइन के लिए, कॉरिडोर के लिए। बाकी तो गांवों की जमीन, एक गांव में कॉलेज खुलना है, डिस्पेंसरी खुलनी है तो 4 एकड़ में कॉलेज खुल जाएगा। गांव में तो 1000 एकड़ जमीन है, बाकी थोड़ी एक्वायर होगी वो। लेकिन भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 0.5% इन टोटल जमीन ली जा रही है, केवल एक्वायर की जाएगी आने वाले 5 साल के अंदर सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, जितनी भी तो देश का भूगोलिक। यहाँ पे एक प्रश्न और मन में आता है कि अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर सच वाकई वास्तविकता यही है, तो फिर ये जो आपने कहा दुष्प्रचार, या आपने जैसा कहा कि भ्रम फैलाने की जो कोशिश है, इसकी काट के लिए क्या कुछ करने का प्रयास है अब सरकार का? क्योंकि 1 वर्ष की उपलब्धियों की बात भी बहुत हो रही है, तो आप जन जन तक जाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे अब आप? मैं कोई कुछ भी कहता रहे, बधाई दूंगा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, जिन्होंने अभी हमारे 11 करोड़ पार्टी के मेंबर बन गए। वो संगठनात्मक दृष्टि से योजना बनाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर लोगों ने उनको वोट दिया है, सरकार सौंपी है कि देश में बदलाव लाएंगे। उनकी हम 200 सरकार पार्टी तय करने जा रही है कि लगभग 200 रैलियां पुनः उनकी होंगी, 5000 सभाएं ब्लॉक के लेवल पर। हमारे मंत्री जाएंगे, MP जाएंगे और वो सभाएं करेंगे और पार्टी के सीनियर लीडर राज्यों के जाएंगे, जो उन किसानों को विश्वास दिलाएंगे कि आप किसी की बातों में ना आए। ये लैंड एक्विजिशन बिल प्रो किसान है, ना कि एंटी किसान है। और ये पैसे वालों के लिए नहीं है, ये गरीबों के उत्थान के लिए, कि गरीब को भी इलाज कराने के लिए दिल्ली मेडिकल हॉस्पिटल, बंबई मेडिकल में ना भागना पड़े, उनके वहीं कोई बराबर के एम्स खुल जाए। तो उसके लिए जमीन एक्वायर की जाएंगी, ना कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए की जाएंगी। तो इस प्रकार के संगठन में योजना बन रही है और पार्टी
नीचे स्तर पर जाकर इस बात को लोगों को बताएगी, जानकारी देगी जी। बहुत सुंदर आपने बताया और हमें लगता है कि इससे वाकई जो लोग देख रहे हैं कार्यक्रम उनको समझ में आ गया होगा कि जो भ्रम की एक बात हो रही है, कुल मिला के वही बात है कि जो सरकार का प्रयास है कि आम जनमानस तक पहुंचे, विशेषकर किसानों के भले की जो बात बार बार होती है वो सही दिशा में जा रही है, तो इसलिए किसी भी ऐसी बात में लोगों को आने की आवश्यकता है नहीं। तो हम कह सकते हैं साल एक शुरुआत इन एक। विदुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, आपने इतने विषयों पर हमें जानकारी दी और वाकई हम अपेक्षा यही करते हैं कि आगे के लिए जो भावी आपकी योजनाएं हैं, प्रयास हैं, वो का सार्थक हो। हमारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि बात हुई कि हम अगर कहें कि शुरुआत जब किसी चीज़ की जाती है तो उसमें अनेक चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, ये ज़रूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे आज, जी हाँ, क्योंकि सीबीएसई के रिजल्ट्स भी आ गए हैं और अगर एम्स की बात की जाए तो उसके एंट्रेंस एग्जाम जो हैं वो भी नज़दीक हैं, तो उसके लिए तैयारियाँ कैसे करनी है उसके विषय में बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आप चाहें तो अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। नंबर हम आपको बता चुके हैं और बाद में दोबारा बताते भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक चीज़ और कि हुनर आपके पास अगर होता है तो फिर आपको कोई चीज़ आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो हर हाथ को हुनर, आइए देखते हैं। मशगूल अर्जुन पाल उड़ीसा के कटक जिले के नुआपटना के रहने वाले हैं। नुआपटना प्राचीन समय से अपने हथकरघा उद्योग के लिए मशहूर रहा है। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान के वस्त्रों को भी यहीं बनाया जाता रहा है। करघे पर कपड़ों की डिजाइन उकेरना अर्जुन का पुश्तैनी धंधा रहा है, लेकिन आज अर्जुन स्किल डेवलपमेंट के सहारे उस कला को नया आयाम दे रहे हैं। फायदा मिला है कि थोड़ा वजन बढ़ा है और हमारा जो काम होता है वो काम बाहर में जाने के लिए सुविधा होता है, वो ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और सब 2, 4, 5 आदमी भी इसी ट्रेनिंग के बाद में और एनगेज होता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम द्वारा अर्जुन की तो कला में और निखार आया है, लेकिन रघुनाथ जैसे लोगों को तो जीविका का आधार मिला है। नुआपटना के पास के ही गांव के रहने वाले रघुनाथ बेरोजगार थे। 100 रुपया रोजाना के लाले थे, लेकिन जब से ट्रेनिंग ली है कायदे का रोजगार तो मिला ही है, आमदनी भी बढ़ी है। सीखने से हम खुद अपने डिजाइन बनाते हैं और हम खुद बुनते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने यहाँ पर भेजा है 1 साल के लिए इन लोगों को जकार्ड का ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ पर इनका बांध सिस्टम है उड़ीसा का प्रसिद्ध, तो सरकार का सोच है कि समय के साथ इसमें जो है कि कुछ जकार्ड का भी मिक्सिंग हो जाए। जो वीव करते थे उनका जो प्राइस है वो लेबर चार्जेस मिलता था, वेजेस, वो जब ये कॉम्पैक्टनेस और अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक वीव किया है तो उसका जो सेल प्राइस है वो मार्केट में ज़्यादा चाहिए हुआ और मार्केट में थोड़ा हाई रेंज में हम सेल किया। इस इलाके में सरकार का पूरा जोर है लोगों को इस कदर ट्रेन कर दिया जाए कि हस्तशिल्पी अपने हुनर की बदौलत दुनिया के बाजार में छा जाए। केंद्र सरकार का खासा जोर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर इसलिए है कि जिससे हर हाथ को काम और हर हाथ को हुनर हासिल हो सके, और इसी की वानगी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का चिलबिला, जो कि आंवला उत्पादन में विश्व मानचित्र पर एक अलहदा मुकाम रखता है। इस जिले के चिलबिला इलाके में दाखिल होते ही आपको जगह जगह आंवला उद्योग की छोटी बड़ी यूनिट दिख जाएगी। अगर रियल में वो इम्प्लीमेंट होता है, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है, जो स्कीम्स है, वो अगर यहाँ पे उपलब्ध होती हैं तो डेफिनेटली अच्छा होगा। जानकारों का मानना है कि भारत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। यह क्षेत्र काफी तेजी से विकास कर रहा है और तकरीबन इसकी विकास दर 8% से ऊपर है। इस उद्योग में लाखों और लोगों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता है। खासतौर से इस उद्योग में प्रशिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार के असीमित अवसर हैं। यही सहारा है, यही कमाई से लड़कियां खाते हैं, यही काम करे से। ये वानगी महज उत्तर प्रदेश के एक जिले की है, जहां पर एक संगठित सामाजिक प्रयास ने सफलता की मिसाल कायम की है। यदि इसे सामाजिक सहकारी आंदोलन बनाया जाए तो निश्चित तौर पर पूरे पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। प्रतापगढ़ की आंवला इंडस्ट्री स्किल इंडिया का नायाब नमूना है, और अगर इसे बेहतर आधारभूत ढांचा मिले तो ग्रामीण रोजगार नहीं, ग्रामीण सुराज की सीढ़ी भी बनाया जा सकता है। ये नन्ही उंगलियां सिलाई मशीन पर कपड़ा ही नहीं सिल रही, बल्कि अपने भविष्य के सपने बुन रही हैं। इन छात्राओं में कोई ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती है तो कोई अपना फैशन हाउस खोलना चाहती है।
और कुछ की तमन्ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की। अपना आर्थिक जो व्यवसाय है अपना आगे बढ़ा सकते हैं अपनी मदद से, और उसमें हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। जिंदगी में कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ अलग अलग व्यावसायिक ट्रेनिंग ले रहे इन छात्रों की राह इतनी आसान नहीं थी। कभी आर्थिक अभाव तो कभी कुछ अन्य कारण, लेकिन ये सरकारी प्रशिक्षण केंद्र इनके रास्ते में आ रहे तमाम सवालों के जवाब बन गए। आत्मनिर्भर बन समाज और देश का नाम रोशन करने की तमन्ना लिए युवाओं के लिए यहाँ प्रशिक्षण की दिशा में कई योजनाएं हैं। हम लोगों ने कई सारे ऐसे नंबर 1 ITIs चिन्हित किया है जो शासकीय ITIs हैं, जिसको हम उत्कृष्ट ITIs में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 प्राइवेट ITIs, जिसमें उन उत्कृष्टता के प्रमाण लेके आना है, उसके लिए भी हमने कार्ययोजना तैयार किया है। कौशल विकास योजना के तहत यहाँ 1500 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी मिली है। प्रशिक्षण केंद्रों में न केवल रोजगार परक प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि छात्रों की योग्यता और रुझान को देखते हुए उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। हर हाथ को हुनर मेक इन इंडिया के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक प्रयास है, जिसमें कि भारत में ही चीज़ों का निर्माण हो तो क्या ही अच्छा हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर हमें रोजगार चाहिए, आत्मनिर्भर होना, तो शिक्षा का अपना महत्व है। जैसे कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि CBSE के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। उसके अलावा अगर एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए तो वो भी नज़दीक हैं। जी हाँ, उसकी तैयारी के लिए हम थोड़ी सी आपकी मदद किए देते हैं। और जिन बच्चों के अंक कुछ कम आए हैं, बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साथ होंगे कार्यक्रम में 2 खास मेहमान जो आपको मोटिवेट करेंगे। नंबर आपको फिर से बता देते हैं, 23097532। अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो 011 STD कोड लगाना ना भूलें। और अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएं कि अगर आप सेहतमंद होंगे तभी विकास कर सकते हैं, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज है वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड के बारे में थोड़ा सा आइए जानते हैं। आज विश्व थायराइड दिवस है। 2008 में यूरोपियन थायराइड महासंघ ने थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष आज के ही दिन थायराइड दिवस मनाने का निर्णय लिया था। वर्तमान दौर में थायराइड डिसऑर्डर की समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आयोडीन की कमी हो या फिर कोई और कारण, थायराइड दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को थायराइड संबंधी बीमारियों के प्रति जानकार बनाकर उन्हें इन रोगों से बचाना है। देश भर में आज यानी विश्व थायराइड दिवस के दिन कई तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पच्चीस मई वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को रखा गया है। तो आशा यही करते हैं कि आप इस बीमारी के बारे में जानेंगे और सचेत हो जाएंगे। फिलहाल जैसे कि हम आपसे कह रहे थे कि हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे इन विषयों पर बात करने के लिए। कौन से विषय? एक तो CBSE के रिजल्ट्स आ गए हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ में एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात की जाए तो उसकी तैयारी के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। क्या कर सकते हैं आप, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं श्री संदीप सिंघल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मोटिवेटर हैं, साथ ही साथ फिजिक्स के टीचर भी हैं। और हमारे साथ हैं गगन वोहरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप भी मोटिवेटर हैं, साथ ही बायोलॉजी के टीचर हैं। तो सबसे पहले अगर CBSE की बात की जाए तो आज रिजल्ट्स आ गए हैं। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं वहाँ तो सेलिब्रेशन होगा, लेकिन जहाँ थोड़ी सी गुंजाइश रह गई, कमी रह गई, क्या कहेंगे आप संदीप जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम रिजल्ट अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारी उस लेवल पर तैयारी हुई या नहीं। यू कैनॉट आइसोलेट। हम रिजल्ट्स को बगैर तैयारी के आइसोलेट नहीं कर सकते। अब उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। तो अगर मैंने 80 नंबर का तैयार किया और मेरे 60 आए तो परेशान होने की जरूरत है। मैंने तैयार 60 का किया और मेरे 56 आए तो मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारी तैयारी उस लेवल की थी या नहीं। और दूसरा, फेलियर जब तक लाइफ में नहीं होंगे सक्सेस कैसे सीखेंगे आप? सक्सेस का रास्ता फेलियर से होके गुजरता है। तो मैं इसीलिए बच्चों को यही बात बोलूंगा कि फिर अगला साल भी तो है। अगर आपने इस साल नंबर आपके कम आए हैं तो आप उसको पेपर्स को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यू हैव अपॉर्चुनिटी। आपको ये
गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, सीबीएसई अपॉर्चुनिटी देती है कि अगले साल आप दोबारा तैयारी करिए और सारे नंबरों को आप फिर बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस बार जो बच्चों के नंबर कम आए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि अब धीरे धीरे हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली परसेंटेज से परसेंटाइल सिस्टम की तरफ मूव कर रही है। Which means that it is, क्योंकि अब क्या था कि हमारे जमाने में था 90% लाने का मतलब था पूरे गांव और पूरे शहर के अंदर ढिंडोरा पिट जाना। अब हर एक बच्चे के 100% नंबर आ रहे हैं, तो क्या मतलब रह गया इस चीज का? तो सीबीएसई नई सोच लेके आई है, एक नया, जिसमें स्मृति ईरानी जी का काफी बड़ा योगदान है इस चीज के अंदर। एक नई सोच लेके आ रहे हैं कि सवाल इस तरह से दिए जाए, सवाल इस तरह से पूछे जाएं जिससे कि बच्चे का दिमाग एप्टीट्यूड चेक हो सके। नंबर धीरे धीरे नंबर का प्रणाली सिस्टम घट जाएगा जी। अगर आपके 90% है और आप हाईएस्ट मार्क्स हैं तो वो 100% माना जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं जी। इस बार मैथ्स का पेपर काफी कठिन आया। अब बच्चे बोलते हैं कठिन आया, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया, कठिन आया, क्योंकि नए तरीके से सोच डेवलप की जा रही है कि आप साइंस को सिर्फ लिखने से नहीं, आपकी समझ कितनी आपने डेवलप की है उसके बेसिस पर आपके नंबर जो आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो डोंट बी स्कैर्ड, एवरीथिंग इज फाइन। गगन जी, जितना आसान है कहना, जैसा कि अभी कह रहे हैं, अगर हम कहें संदीप जी की बात करें तो इतना आसान है वाकई, स्पेशली जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनका कंसर्न बड़ा होता है इस समय। वो सुनते नहीं है, जैसा कि संदीप जी ने कहा कि पहले तैयारी नहीं थी इसलिए मार्क्स कम आए। इस समय कोई इस तरह से इवैल्यूएशन नहीं करता है, कम आए क्यों आए, दूसरों के ज्यादा आए। पेरेंट्स के मन में आसपास पीयर ग्रुप की बात करें, सब जगह यही बात होती है, क्या कहेंगे? देखिए, कंपैरिजन तो होता ही। एक बच्चा जो 90% मार्क्स लेके आ रहा है, 90% मार्क्स लेके आ रहा है, एक बच्चा जो 80% मार्क्स लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होगा ही। एक्चुअली ये जो डिफरेंस आ रहा है ये उनकी एक साल की तैयारी के बेस पर आ रहा है। जिन बच्चों ने इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी को अच्छे से समझा है जी, उन्हीं के मार्क्स आए, जैसे कि हम अभी डिस्कशन भी कर रहे हैं। एक्चुअली जो पेपर अभी आ रहा है वो एप्लीकेशन बेस्ड है जी। सीबीएसई ने अपना थोड़ा सा सोच बदली है एग्जामिनेशन पैटर्न पे। पहले, अभी से पहले 2 या 3 साल पहले जो एग्जाम आते थे उसमें बच्चे क्रैम करते थे, रट लेते थे तो नंबर आ जाते जी। अभी जैसे फिजिक्स का पेपर आया, कॉन्सेप्चुअल आया, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रखे हैं, थोड़ा सा सीबीएसई और एंट्रेंस एग्जाम में जो गैप हुआ है वो कम हुआ है। जनरली आज से 2-3 साल पहले होता ये था कि बच्चे बोर्ड की तैयारी करते थे तो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नहीं करते थे, क्योंकि वो गैप कम हो रहा है जी। तो जो सीबीएसई एग्जाम ले रही है वो भी एप्टीट्यूड बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड ले, इसी वजह से थोड़ा स्कोर कम भी हो रहा है। लेकिन स्कोर कम होने से घबराए नहीं, जो हो गया ये तो हो गया जी। क्योंकि स्कोर, जैसे मैं अभी आज हम एम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो एम्स का ये हमारा प्रोग्राम है, तो उसमें स्कोर बोर्ड का उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। जेई में मैटर करता है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में सिर्फ आपको 50% नंबर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए और 60% जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल। तो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में काम आएगा। अभी जो बोर्ड में हो गया उसे अब आप भूल जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास और अपॉर्चुनिटी आएगी। एक बार अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो दोबारा मिल जाती है। आप प्रयास करते रहे, प्रयास करना बहुत जरूरी जी। बिल्कुल, प्रयास पूरा मैक्सिमम। बिल्कुल। एंट्रेंस एग्जाम की बात हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात संदीप जी आपसे और समझना चाहेंगे। जैसा कि गगन जी ने भी कहा अभी कि जो हुआ उसको भूल जाइए, ये कहना आसान है लेकिन होता नहीं है। आपने एक बात कही थी अभी कि चाहे तो दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं मार्क्स को बेटर करने के लिए, और वो बच्चे जो अब अपीयर होंगे नेक्स्ट ईयर, अभी से आपने कहा कि साल भर की तैयारी मायने रखती है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, अभी से क्या शुरू करें वो तैयारी? जो गलतियां मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, मेरे फादर खुद एक प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि गलतियां करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन सेम गलती दोहराना क्राइम है। क्या बात है। तो जो गलतियां बच्चों ने इस साल की हैं उनको पहले नोट डाउन करें और उनको ध्यान दें कि वो गलतियां मुझे दोबारा नहीं करनी है। दूसरा, सारे एग्जाम्स वो दोबारा दे सकते हैं, दे कैन राइट ऑल द एग्जाम्स अगेन, एंड द वेटेज ऑफ दीज एग्जाम्स, जो अगले साल रिजल्ट आएगा वही काउंट होगा उनके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो घबराने की क्या जरूरत है। और अभी तो डिपेंड करता है कि वो नंबर उनको किस चीज के लिए चाहिए थे जी। अब बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहां पर बोर्ड्स की वेटेज नहीं है, जस्ट स्क्रीनिंग की तरह काम करता है। बिल्कुल जी। तो अब हम बात करेंगे जो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे अगर उससे मुताल्लिक कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता ही रहे हैं, 23097532 ये हमारा नंबर है। अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल करेंगे तो 011 STD कोड लगाना ना भूलें। तो गगन जी वापस आते हैं, जो आज का हमारा मुद्दा है मेन। अगर एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो अब समय बहुत कम है,
तैयारी के लिहाज से अगर बात की जाए, पैटर्न भी हमने सुना है कि चेंज हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एम्स डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप जो सबसे बड़ा एग्जाम है देश का मेडिकल का, वो AIPMT है जी, उसी को हम यार्डस्टिक बना लेते हैं। गगन जी माफी चाहते हैं आपसे, ये हम बात पूरी करेंगे, लेकिन हरियाणा से एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, पूछिएगा अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है, मेरे बेटे 12th का पेपर दिए हैं जी, तो उसके PCM में 95% है और फिजिकल में और इंग्लिश में उसके थोड़े कम है। तो जैसे वो IIT की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसके सारे ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे या PCM के ओनली? IIT के लिए मैडम 5 सब्जेक्ट्स के नंबर जुड़ेंगे। अच्छा, पांचों के जुड़ेंगे मैम, बिल्कुल। उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो भी इंग्लिश और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पांचों के जुड़ेंगे मैम उसके अंदर। ऑल द 5 सब्जेक्ट्स विल बी कंसिडर्ड। राइट। गगन जी, हम बात पे वापस लौटते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम से अलग है। अगर आप AIPMT की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने पहले प्रोग्राम भी किया, तो वहाँ बायो की वेटेज 50% जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 180 सवाल आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी AIPMT जी। एम्स की बात आप करेंगे तो इसमें 200 सवाल आते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 बायोलॉजी जी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 20 जीके के, 20 होते हैं, जनरल नॉलेज के भी होते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करेंगे तो सबका जो वेटेज है वो बराबर है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम में आप बात करते हैं AIPMT या जिपमर या फिर आप स्टेट लेवल PMT की बात करते हैं जी, तो वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर अगर 60 क्वेश्चंस आप देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो 60 में से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 20 एक खास तरह के सवाल होते हैं जिनको असर्शन रीजन कहते हैं। ओके। तो ये सवाल एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच, क्योंकि जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उनमें 2 स्टेटमेंट होती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे दर्शकों को पता होता है, लेकिन ये प्रोग्राम आपका गांवों में भी जाता है, जहां पहली बार बच्चे एम्स का एग्जाम दे रहे हैं। हमारा प्रयास ही है कि लोगों को जानकारी दूरदर्शन का बहुत अच्छा एक योगदान है क्योंकि आपका चैनल गांवों में जाता है, दूर दराज तक जाता है, तो बच्चे देखते हैं, इससे सीखते हैं, माता पिता भी। तो बिल्कुल, माता पिता भी। तो जो एम्स का असर्शन रीजन सवाल है, उसमें असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीजन उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। ओके। तो वो 2 स्टेटमेंट को पढ़ना जी, फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो अगर एक्सप्लेन कर रहा होता है तो आंसर A होता है, नहीं कर रहा होता तो B होता है, 2 में से अगर रीजन फॉल्स होता है तो C होता है, और अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो D होता है। ओके। अब ये जो एम्स के सवाल है ना जी, ये थोड़े से डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी एंट्रेंस एग्जाम में 4 चॉइसेस इसमें भी 4 ही, लेकिन असर्शन रीजन डिसाइडिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें A और B जो चॉइसेस हैं उसमें बच्चा फंस जाता है। मान लीजिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं जी, और उसके नीचे उसकी रीजन देता हूं। अब आपको ये देखना है कि रीजन उस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है या नहीं है जी। अगर है तो A और नहीं है तो B। जितने एम्स एस्पिरेंट हैं अक्रॉस इंडिया वो सब A और B में फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। इसे जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो 20 सवाल ऐसे फिजिक्स में है, 20 केमिस्ट्री में और 20 बायोलॉजी में जी, और 20 जनरल नॉलेज है। तो जनरली ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब पेपर 3 घंटे के होते हैं, एम्स का पेपर 3.5 घंटे का है। बिल्कुल। और इस बार पेपर ऑनलाइन हो रहा है जी। तो ऑनलाइन पेपर में 2 शिफ्ट्स हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन डिफरेंट हो गया। पहले परसेंटेज होता था, अब परसेंटाइल लगेगा जी। तो उस तरह से ये थोड़ा सा एग्जाम डिफरेंट है, बच्चों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल डिफरेंट है, डिफिकल्ट है कि नहीं, ये हर बच्चे पे खुद डिपेंड करता है। हमारे से एक कॉलर है, पहले उनकी बात सुनते हैं। हेलो हेलो मैम जी, मेरा नाम रंजीश कुमार पांडे है जी। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मैं 12th में गया हूँ तो सब लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे लिखना चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं लिखना चाहिए, तो हमको समझ में नहीं आता है, हमको डर लगने लगता है कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल है क्या 12th। तो मतलब हमको ये पूछना है कि मतलब कैसे लिखना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में, ताकि बोर्ड के एग्जाम। संदीप जी देखो बेटा, ऐसा है, अगर आपने चीज समझ ली है तो उसे लिखने की एक कला होती है जो प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है।
पिछले 15-20 साल के बोर्ड पेपर्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, आपके स्कूल की लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। स्कूल में जो पेपर्स होते हैं वो लीजिए, उनको अटेम्प्ट करिए और अपने स्कूल टीचर से उन कॉपी को जचवाइए। जितनी ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे। क्या बात है। टू द पॉइंट लिखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच रहा है तो वो आपको जानता नहीं, वो जो आपने लिखा है उसी के बेस पर मार्क्स मिलेंगे। तो आपने टू द पॉइंट लिखा है। जैसे अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के सवाल होते हैं, तो उनकी एक प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट होती है। अब आप 3 नंबर के सवाल में 5 नंबर का कंटेंट लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। एग्जामिनर जब वो इनविजिलेट जो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचेगा तो वो इरिटेट होगा, ये अननेसेसरी क्यों लिखा हुआ। साफ लिखने की कोशिश करें, अंडरलाइन करें, टू द पॉइंट लिखें, डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाएं। जैसे मैं बायो की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो बायो में डायग्राम्स की बड़ी वेटेज होती है। अगर आप देखो, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर आप किसी चीज को देखते हैं और उसमें मतलब एग्जामिनर को देख के मन खुश हो जाता है तो उसके नंबर फिर 5 में से 5 चलते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी, पिछली बार संदीप जी हमारी बात हुई थी तो उसमें ये जिक्र आया था कि बायोलॉजी के ज्यादा मार्क्स थे तो बायोलॉजी टीचर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई थी लेकिन इस बार तीनों इक्वल हैं तो बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि तीनों को? इसीलिए ये देखा गया है कि जैसे पिछले साल में एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, उसका नाम था मोहक गुप्ता। एम्स में उसकी 10वीं रैंक आई थी। अभी फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज एम्स में पढ़ रहा है। तो अभी उनका एक प्रोग्राम भी हुआ था। दे हैड ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम वेयर आई मेट हिम। वहां पर हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी कि भाई आप जो 11th के बच्चे उनको क्या बताओगे, एम्स में आने का क्या राज है। उन्होंने कहा फिजिक्स और केमिस्ट्री। गगन जी, आपके मार्क्स कट रहे हैं। This is the only platform where physics and chemistry has a very huge weightage. उसके लिए मैं 2 चीजें बच्चों को जरूर बताऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी किताब आती है जो हर बच्चे के पास होती है। एक और किताब आती है, उसको बोलते हैं एग्जाम्पलर। वो भी सीबीएसई ही इशू करता है। इट इज लाइक एन एनसीईआरटी बुक। I would advise all the students to follow Exemplar very closely. बहुत बढ़िया सवाल उसके अंदर दिए हैं और एग्जाम्पलर्स के सोल्यूशन भी मिलते हैं और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उन सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छा टूल है जी। दैट इज वन। नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इस एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। असर्शन रीजन के लिए बच्चे जितने ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करें जी। कुछ वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप कहें तो मैं एक वेबसाइट का नाम बता देता हूं। बच्चे वहां से सीधे सवाल डाउनलोड कर सकते हैं। दैट वेबसाइट इज कॉल्ड pacemedic@, लिख लीजिए pacemedic@gmail.com। If they log in there, they can get assertion reason के बहुत बेहतरीन सवाल with solutions उनको बच्चों को वहां से मिल सकते हैं। बहुत बेहतरीन साइट है, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया इस साइट पर। इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, लेकिन जी इसमें सॉल्व पेपर्स की बहुत बार बात होती है और किसी भी एग्जाम में आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो तो ये हमेशा ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कितना लाभ मिलता है उससे? देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश का नंबर 1 कॉलेज जी। टोटल 7 एम्स हैं। एक एम्स न्यू दिल्ली है, 6 और एम्स हैं जो पटना में है, रायपुर में है, भुवनेश्वर में है और बाकी और जगह, भोपाल में भी है और जगह है। तो टोटल 672 सीट्स हैं जी। देश भर का जो क्रीम बच्चा है वही पहुंच पाता है। अगर आप एम्स न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो वो बिल्कुल टॉप मोस्ट बच्चा पहुंचे। तो अब होता क्या है ना कि एम्स में जैसे कुछ सवाल आप ये मान के चलिए कि 200 सवाल में से तकरीबन 5 या 6 सवाल अभी पिछले 7-8 साल का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ रिपीट भी हो रहे हैं। ओके जी। एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते, उनसे रिलेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड या फिर उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। उसके 2 फायदे, एक तो वो जो 4-5 देखिए, क्योंकि ना इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं उसी पे आना चाह रही थी जी। हाँ, 3 मार्क्स, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर और 0.33 1/3 नेगेटिव मार्किंग। आप AIPMT की बात करेंगे तो 4 मार्क्स मिलते हैं और 1 नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग जी। तो वो बच्चों ने पिछले साल के जो पेपर करे होते हैं ना उनसे उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। ये बात हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रोहिणी दिल्ली से हमारे पास एक कॉलर है। हेलो मैम जी, स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया में। हाँ जी, मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ जी। दीपक पूछेगा अपना सवाल। हाँ जी, मैं ICSE का इस बार 10th एग्जाम दिया है। उसमें ओवरऑल मुझे 84% आए हैं। अच्छा। और मैं फिरजी इंस्टीट्यूट से IIT की तैयारी कर रहा हूँ। तो सर 12th में कितने % मार्क्स लाऊंगा जो IIT में मतलब अपीयर होने के? संदीप जी। बेटा मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ।
मैं एक बार रांची में एक सेमिनार में गया था, तो मुझसे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर उस साल एक साल पहले एक पटना का लड़का था जिसने रैंक 1 आया था उसका आईआईटी में। तो बच्चा मुझसे आके पूछता है कि सर रैंक 1 नंबर लाने के लिए नंबर कितना जानना जरूरी होता है। तो ये सवाल मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बच्चे मुझसे जनरली यही सवाल पूछते हैं जो इसने बेटा ना पूछा, लड़के ने पूछा है कितने नंबर चाहिए सेलेक्ट होने के लिए। जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि रैंक 1 के कितने नंबर हैं, तो मुझे बड़ा शौक लगा। तो हमने कहा 463 नंबर पाए थे जी। तो लड़का बोलता है सर 464 नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ना सर। क्या बात। So what I'm trying to say is don't set your benchmark of the minimum requirement. जी। Go for the kill. आप जब अपने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं, तब आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कम से कम कितने चाहिए। आप अपना बेस्ट करिए, आप तो 100 पर रखिए नजर, उसके बाद जो ऊपर वाले की मर्जी होगी उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। गो फॉर द किल। जब तैयारी कर रहे हो पूरे मन से तैयारी। गगन जी 100 पे नजर रखने के लिए कुछ टिप्स दें आप। डेफिनेटली देखिए 100 पे नजर रखने के लिए जैसे कि सर ने कहा जी, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक चीज और है यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब जैसे बाकी एंट्रेंस एग्जाम हो गए, एम्स का एग्जाम जो है वो 1 जून को होता है जी, आखिरी में होता है ऑलमोस्ट, इसके बाद एक आध एग्जाम और होता है। तो क्या होता है कि जनरली बच्चा AIPMT या बाकी एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाता है कि भाई मेरे एंट्रेंस एग्जाम तो खत्म हो गए, तो अब मेरे पास मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो जैसे सर बोल रहे हैं कि एक वो किलिंग या फायरिंग स्पिरिट होनी चाहिए जी। तो वो जील होनी चाहिए। एक्चुअली AIPMT और एम्स के बीच में 1 महीने का गैप आता है, तो इसमें बच्चों को सब चीजें फिर से रिवाइज करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। जनरली बच्चे छोड़ देते हैं बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम, उसके बाद AIPMT का एग्जाम, उसके बाद 1 महीने के बाद एम्स का एग्जाम, तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वो 100% अचीव करने के लिए आपको AIPMT के बाद से लेकर एम्स तक जी पूरी जान लगा के तैयारी करनी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। संदीप जी समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन समय वैसे भी ज़्यादा नहीं है, जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में उनके लिए भी समय ज़्यादा नहीं है। तो चलते चलते आप दोनों से हम चाहेंगे कुछ एक टिप्स, जो अब रिवीजन की बात करें या जो टाइम रह गया है उसमें किस तरह से बच्चे बेस्ट कोशिश कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आपने शुरू में आज एक बात कही थी कि तैयारी अच्छी होगी तभी आप आगे जाके आपको रिग्रेट नहीं करना होगा कि कैसा हुआ। जी, मैं इसमें एक ही बात बच्चों को गाइड करूंगा कि जैसे अगर सब्जेक्ट फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स अथाह सागर है जी। 2 साल की पूरी फिजिक्स आनी है, 11वीं और 12वीं की। आप सब कुछ नहीं कर सकते, समय कम है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जी। जब फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक सब्जेक्ट, एक ऐसा एरिया है जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाए ट्रेंड है। भाई अगर मुझे एक पेपर बनाना है तो मैं पिछले साल का पेपर देखूंगा ना, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं कुछ नया तो करने जा नहीं रहा हूं। तो आप ये सोचिए कि जो चीजें आई हैं वैसी ही आएंगी, वही चीज जो पहले थी वही आएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक पढ़े, जो जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वही तैयार करके जाए, और साथ में जैसे मैंने कहा एग्जाम्पलर जो किताब है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। जी बिल्कुल, ये बायोलॉजी के लिए भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। NCERT के एग्जाम्पलर में बहुत खूबसूरत सवाल दिए, वो एप्लीकेशन बेस्ड है, बायो में भी और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जनरली लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बायो है इसे रट लो। आप अगर एम्स का पेपर एनालाइज करेंगे, बायो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आखिरी तक जी सभी चैप्टर से सवाल है। ओके, तो अब जब सभी चैप्टर से सवाल है तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर हम बात करें 60 क्वेश्चन अगर बायो में आने हैं तो 60 में से आप ये मान लीजिए 60 क्वेश्चन लास्ट ईयर NCERT से आए, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्चुअल। ये विषय ऐसा है जिसपे बात करते रहो तो लगता है कि बहुत कुछ है जो मदद कर सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि समय अब उतना है नहीं बच्चों के पास, इसलिए हम ज़्यादा समय उनका भी लेना नहीं चाहेंगे। और आप दोनों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे, संदीप सिंघल जी आपका, गगन वोरा जी आपका, आप दोनों कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। थैंक यू। तो ये तो बात हुई परीक्षाओं की, एंट्रेंस एग्जाम की, और जिन बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं उनकी। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत से अदाकार हुए हैं, लेकिन सुनील दत्त अकेले ऐसे कलाकार कहे जा सकते हैं जिनके विषय में ये कहा जाता है कि उनके कलाकार पर उनका इंसान हावी है, यानी कि स्वभाव से वो वाकई इतने भले थे, इतने सरल थे, सहृदय थे कि सब लोग उन्हें प्यार करते थे। यूँ उनकी अगर करियर की बात की जाए, फिल्मों की बात की जाए तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2005 में उनका निधन हुआ था। आइए उनको याद करते हैं।
आज ही के दिन भारतीय सिने जगत के लोकप्रिय अभिनेता सुनील दत्त की पुण्यतिथि भी है। दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन पर उद्घोषक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले सुनील दत्त ने कई यादगार फिल्मों में काम किया। मदर इंडिया, पड़ोसन, जानी दुश्मन, खानदान, नागिन, मुझे जीने दो सुनील दत्त की कुछ बहुचर्चित फिल्में रहीं। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सुनील दत्त ने बतौर खेल एवं युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री के रूप में अपना योगदान भी दिया। तो सुनील दत्त साहब जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके व्यक्तित्व को उनको देख के ही एहसास होता है कि वाकई जीवन में आदमी सरल हो तो बहुत कुछ कर सकता है। फिलहाल हम ये कर सकते हैं, आपसे लेंगे अनुमति इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।